हेलो डियर जीपेट एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपेट 2022। क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जीपेट के लिए। लास्ट मंथ में हमको कौन कौन से टॉपिक्स को स्पेशली फोकस करना चाहिए, कैसे इनको हम कवर करें, इस बारे में हम बात करेंगे शॉर्ट में। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक मेन फंडा होता है कि सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ हमको रेगुलरली रिवाइज करना है। फिर भी अगर हमारे पास समय कम है और हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको किन किन चीजों को मेनली फोकस करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है, अगर सुनते ही लोगों को डर बैठ जाता है कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, जिसने नहीं पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी लास्ट टाइम तो वो नहीं कर सकता, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि फार्माकोलॉजी अगर अच्छी कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है। यहां पर बात करते हैं फार्माकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है क्लासिफिकेशन। जितने भी क्लासिफिकेशन हैं आपके, कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, ये क्लासिफिकेशन याद करना है आपको। फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए आपको। क्लासिफिकेशन से क्या फायदा होता है, अगर आप क्लासिफिकेशन को रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो बुक में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस, या तो उसके मैकेनिज्म बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जैसे डायोटिक्स का देखें आप, उसमें साफ लिखा रहता है लूप डायोटिक्स मतलब सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, मतलब मैक्सिमम। अगर आप क्लासिफिकेशन लिखोगे तो उसमें लिखा रहेगा माओ इनहिबिटर, मतलब मैकेनिज्म बेस्ड है या तो वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो मतलब आपको दो पॉइंट क्लियर होते हैं। अगर हमने इनको अच्छे से लर्न किया तो पहली चीज हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म भी बनेगा, दूसरा हम पे बनेगा क्या, स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो मतलब यहां पे हमको दो प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। एक तो क्लासिफिकेशन होगा, दूसरा हम पे मैकेनिज्म भी बन सकता है और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा उस चैप्टर का एक मैप बन जाएगा जिससे हम उसको पूरा लर्न कर लेंगे। फिर आता है अगला पॉइंट, जब ये हम कंप्लीट कर लें तो आगे जाइए आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सारे ड्रग्स का डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन पे। इसके अलावा भी हमने जो जनरल फार्माकोलॉजी में क्लासेस ली हैं स्टार्टिंग में, जो हमने आपको बताया हुआ है, उसमें आप आसानी से कर सकते हो। क्लासिफिकेशन जो मैंने स्टार्टिंग में जनरल फार्माकोलॉजी जो पढ़ाया था, वहां पे सिस्टम फार्माकोलॉजी की पूरी मैकेनिज्म मैंने एक साथ बताई हुई है सभी ड्रग्स की। जो 4 टारगेट्स बताए थे, रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल और ट्रांसपोर्टर्स, उनके एग्जाम्पल याद कर लें आप। इसके बाद आगे जाएं आप जनरल फार्माकोलॉजी में, ड्रग इंटरेक्शन में वहां पर जो ड्रग का कॉम्बिनेशन था, सुपरा एडिटिव कॉम्बिनेशन को याद कर लीजिए, क्लिनिकल ट्रायल को एक बार पढ़ लीजिए, जो एडवर्स फैक्ट होते हैं उनको भी एक बार देख लें। टेरेटोजेनिक ड्रग्स के नेम देख सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक अगर एडवर्स फैक्ट है ड्रग का तो वो देखेंगे। फिर आगे जब हम जाते हैं तो प्रोटोटाइप ड्रग मिलेगा हमें। प्रोटोटाइप ड्रग, प्रोटोटाइप ड्रग मतलब किसी भी चैप्टर का जब हम नाम लेते हैं ना, तो जो सबसे पहले जो नाम आता है, जैसे सपोज मैंने नाम लिया एंटी टीबी ड्रग, तो पहले ही नंबर निकल के आ गया आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड को अच्छे से पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके यूजेस सब पढ़ना है हमारे लिए। जैसे हमने लिया मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग, पहली नंबर नाम आया क्लोरोक्वीन, तो क्लोरोक्वीन को अच्छे से पढ़ना। हमने बोला एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आ गया सीपीजेड, क्लोरोप्रोमाजीन। हमने बोला एंटीपिलेप्टिक ड्रग फेनाटोइन। तो प्रोटोटाइप ड्रग मतलब जो पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करती है उन ड्रग्स को, या सीधा बोलें जो हमारे डेली लाइफ में ज्यादातर आ रही हैं ड्रग्स हमारे सामने, या जिनको हम बहुत अच्छे से क्या है फैमिलियर है, उनको याद कर लेना अच्छे से, उनके यूजेज और एडवर्स फैक्ट कर लेना। ये काम कर लिया आपने। इसके अलावा इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिया हमने। विटामिन को भी अच्छे से पढ़ लें, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं लास्ट में दिए हैं, उनको पढ़ लें। इसको करने से आपको क्या होगा, फार्माकोलॉजी आपका कवर होगा। ये आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और उसको कवर कर लें, ठीक है ना। पहला काम इतना कर लेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक दिन में हमने यही करना है। जैसे हमारे पास मान लो 30 डेज है, तो जरूरी नहीं है कि हम 30 डेज में यही करें रेगुलर 10 डेज। इसको शेड्यूल्ड कर लें आप कि इतने आवर्स के लिए हमें ये करना है। फिर हम आगे जाते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। जनरली हमने आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में पैरेलल ही दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री का बेसिक, सबसे पहले बेसिक रिंग्स, रिंग्स जो मैंने आपको बताई थी, इमिडाजोल, पायरोल, ठीक है ना, फ्यूरेन, पायरामिडीन, पायराजीन, पाइपरजीन। कभी डायरेक्ट रिंग तो नहीं पूछी जाती एग्जाम में, लेकिन अगर रिंग अच्छे से नॉलेज रहेगी तो अगर ड्रग में रिंग पूछी जाती है, कई बार ड्रग जो रहती है उसके स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग होती है वो आ जाता है क्वेश्चन। या कई बार क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा क्लोनिडीन का आईयूपीएसी नेम बताइए, पूरे 4 ऑप्शंस में कहीं पे एक भी ऑप्शन में नहीं लिखा इमिडाजोल,
और उसमें होती है इमिडाजोल रिंग, तब आप पे बन जाएगा। मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री को परफेक्टली याद नहीं कर सकते कि पूरा रट लो, उसको ट्रिक्स से ही चलना है, आपको उसको प्रिडिक्ट करना है, तो आप स्ट्रक्चर को भी परफेक्टली याद नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या करेंगे, रिंग से याद कर लें, कुछ उसके स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप याद कर लें, तो उनको याद करने से आप पे स्ट्रक्चर्स आएगा। अब आता है एसएआर, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये मैंने सभी आपको नोट कराए थे। इस एसएआर में देखो, एसएआर मतलब होता है क्या फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे डायरेटिक्स का एसएआर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है डायरेटिक्स का एसएआर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सेडेटिव ड्रग्स का एसएआर इंपॉर्टेंट है, सल्फोनाइल यूरिया का एसएआर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एसएआर हैं जो मैंने आपको पूरे बताए हुए हैं, तो एसएआर भी करें। लास्ट में आयुपेसी नेम, आयुपेसी नेम इतनी सारी ड्रग कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते। हमको बिल्कुल नहीं करना, हमको तो स्ट्रक्चर की जो रिंग होती है उसको याद करना, उस बेसिस पर ये सॉल्व करना। चारों ऑप्शंस में से 3 को हमको कैंसिल करना है, तो ये हमारा हो जाएगा आयुपेसी नेम वाला पार्ट। फिर हम आगे चलते हैं, फार्मास्यूटिक्स आया। फार्मास्यूटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब फार्मास्यूटिक्स में करना क्या है, सबसे पहले बेसिक फार्मास्यूटिक्स में हमको देखना है कि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से एडिटिव्स यूज होते हैं, जो प्री फॉर्मुलेशंस होती है, सॉल्युबिलिटी की जो रेंजेस हैं कि सॉल्युबिलिटी में स्प्रिंगली सॉल्युबल क्या होता है, फ्रीली सॉल्युबल क्या होता है, ये सब याद कर लेना है। इसके बाद हम जाएंगे माइक्रोमेटिक्स। माइक्रोमेटिक्स के क्वेश्चन आता ही है। माइक्रोमेटिक्स जो होता है उसमें आपको पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन मेथड्स हैं, एंगुलर प्रिपोज है, वहां पे कार्स इंडेक्स है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से कर लेंगे। फिर आते हैं हम कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म पर। कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में सबसे ज्यादा टैबलेट, टैबलेट का सब कुछ पढ़ना है, एवेल्युएशन और उसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से करना है, और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करेंगे, और जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो मशीन्स यूज होती है, उनको भी करेंगे। कैप्सूल के केस में भी सेम है, कैप्सूल में पूरा याद रखना है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, उनके क्या क्या एवोल्यूशन पैरामीटर्स होते हैं। इमल्सन सस्पेंशन कई बार आता है, थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, सस्पेंशन आता ही है क्वेश्चन आपका, फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में डिफरेंस आएगा, उसमें सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, कई बार इनके पार्टिकल साइज भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको कर लेंगे। पेरेंट्रल, पेरेंट्रल इज द आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेरेंट्रल में पूरा स्टलाइजेशन आ जाएगा आपका, स्टलाइजेशन मेथड्स होती हैं, किसके लिए यूज होती है स्टलाइजेशन मेथड्स, ये सब आएगा। पेरेंट्रल जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स भी पूछे जाते हैं, तो ये कर लेंगे हम आगे। और इसके अलावा और भी जैसे सपोजिटरीज है या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, तो मतलब कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म के हम सभी के फॉर्मुलेशंस और एवेल्युएशन को परफेक्टली कर लेंगे। फिर आता है पैरेलल में रियोलॉजी। रियोलॉजी में विस्कोसिटी, सस्पेंशन, यहां से कई बार क्वेश्चंस आए हैं। विस्कोसिटी की यूनिट पूछ लेंगे आपसे, विस्कोसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स के नेम पूछ लेंगे, जो आपका सरफेस टेंशन होता है उसके इंस्ट्रूमेंट के नेम पूछ लेंगे। कई बार फ्लो पूछ लेते हैं आपसे, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, डायलेटेड फ्लो, ये सब आता है, तो ये आप पूरा कर लेंगे। इसको रैपिडली रिवाइज करें, टेबल्स को रिवाइज करें, जरूरत नहीं कि आप डीप में जाएं, पहले आपने पढ़ा है तो उनको रिवीजन करें आप रैपिडली, लेकिन कवर सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं है हमें। इसमें आपको इसके अलावा काइनेटिक्स भी मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो उसमें टी हाफ का जो फार्मूला वगैरह होता है वो सब कर लेना है। मतलब हमको पूरा करना है ये सब इतना काम, तो सोटिक्स में ये काम आप जरूर कर लें। अब सोटिक्स के साथ में रहता है इंजीनियरिंग है जैसे, तो इंजीनियरिंग में भी आपको मिलिंग है तो बॉल मिल है, जो कॉमन जानते हैं हम, एनर्जी फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया, बॉल मिल हो गया, तो मिक्सिंग, मिलिंग, और जो साइज रिडक्शन है, इसके अलावा आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो आपको सर ने डिस्कस कराए होंगे, तो उनको क्या करें आप, कवर करें, तो ये आपका सोटेक्स हो जाएगा। आगे जाते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी आया। माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, क्या मैकेनिज्म्स होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशंस वगैरह को पूरा प्रॉपर्ली कर लेना है। स्टलाइजेशन को बहुत अच्छे से करें, टाइप्स ऑफ स्टलाइजेशन मेथड्स, और किसके लिए कौन सी स्टलाइजेशन मेथड्स यूज होती है, उनके इंडिकेटर क्या होते हैं, और किस मटेरियल के लिए यूज होती है, ये चीजें। माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग टेक्निक्स, ग्राम स्टेनिंग होती है, ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, इसके अलावा डायग्नोसिस जो टेस्ट होते हैं वो जरूर आप कर लेंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म भी अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, उनका डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पूरा पार्ट आप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस देख के बहुत से लोगों को डर लगता है, हाँ टफ है, मानते हैं एनालिसिस टफ है, जरूरी है टफ है, तो हम क्या करें, उसको इजी वे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी आएंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा होगा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है मास और एनएमआर आपको टफ लगता है, तो आप सोचोगे हमको करना ही नहीं, अरे यूवीआईआर सरल है, उनको कर लीजिए आप। यूवीआईआर में क्या करना है, बेसिकली आप कर्व पढ़ें, यूवी का कर्व किसके बीच ड्रॉ होता है, आईआर का कर्व, उसके सोर्स और डिटेक्टर, ये कर लीजिए। थोड़ा बहुत आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसको डिटेक्ट करना,
कि भाई अगर 3500 आता है सेंटीमीटर इनवर्स में तो वो किस फंक्शनल ग्रुप का होता है, अगर यूवी है और यूवी में इतना लैम्डा मैक्स आता है तो वो किसका हो सकता है। तो मतलब एक जनरल हम उसको कर सकते हैं। आइए इसके बाद एनएमआर और मास को आप कर्व कर ले, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कर लें। तो आगे क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आउट क्वेश्चन है आते ही हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी विथ प्रिंसिपल कर देंगे आप, ये क्लियर किस क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल होता है। फिर क्रोमेटोग्राफी में, गैस क्रोमेटोग्राफी में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन, उसके डिटेक्टर्स पूछे गए, तो वो डिटेक्टर्स अच्छे से कर लें, तो इसमें ये काम आप इतना कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका और भी एनालिसिस में बात करें, जितनी भी मैट्री होती हैं जैसे पोलैरियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, एम्पीरोमेट्री, इन सब में आपको जो रहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उनको कर लें, उनके जो कर्व होते हैं वो कर लेंगे, आप कर्व को कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, आप एक बार इनको जरूर कर लें। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला काम हमको ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आयुपेशी नेम आपको आने चाहिए, आइसोबेरिज्म आपकी बहुत अच्छे से होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म S1 SN1 रिएक्शन होती है, SN2 होती है, वो क्लियर होना चाहिए, E1 E2 का डिफरेंस, और उसके अलावा कुछ नेम रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शंस बहुत सारे हैं, उनको एक बार आप रिवाइज करें और जो कॉमन नेम रिएक्शंस हैं उनको कर सकते हैं। आगे हम जो शेयर करेंगे लेक्चर, उसमें हम फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंदर जाएंगे, अभी तो हम आपको एक जनरल बता रहे हैं। इसके बाद आता है यहां पर फार्माकोग्नोसी। देखो फार्माकोग्नोसी जो होता है वो कोलोजी से भी रिलेटेड है पूरा, उसमें क्योंकि जैसे विनका है तो विनका एंटी कैंसर ड्रग भी होती है, बट वो कोग्नोसी में भी है। रिजर्पिन है रोवेल्फिया से मिलता है तो वो कोग्नोसी में, कोलोजी में भी है। तो मतलब इस कोग्नोसी को इग्नोर नहीं कर सकते हम क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि सर कोग्नोसी से कम क्वेश्चन आएंगे या ज्यादा आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही होता है, पता चला एक ही सब्जेक्ट से पूरे क्वेश्चन दे दिए, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते कि बैलेंस पेपर चाहिए हमारे लिए। आपने देखा है जीपीटी के पेपर में सेक्शंस लिखे रहते हैं, सेक्शंस में क्या होता है, लिखा सेक्शन कुछ नाम है, क्वेश्चन कोई भी आ रहा है, क्योंकि क्या होता है जो पेपर बना के दे रहा है क्वेश्चन वो फार्मा वाला है, बट जो सेट कर रहा है वो थोड़ी ना फार्मा वाला है, तो उसको नहीं आता समझ में, वो रैंडमाइज कर देता है, उनको पता है कि सेक्शन में, तो उन्होंने फर्स्ट को सेक्शन में डाल दिया, इसलिए ऐसा होता है। बट तो इसलिए यहां पर फार्माकोग्नोसी में पहली चीज जनरल फार्माकोग्नोसी। क्रूड ड्रग के बारे में कई बार क्वेश्चन आया, ऑर्गेनाइज, नॉन ऑर्गेनाइज ड्रग, अनऑर्गेनाइज ड्रग पे आ जाता है। एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी, ट्राइकोम्स के टाइप्स, स्टोमेटा के टाइप, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ठीक है ना, बायोजेनेटिक पाथवे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पाथवे हैं, टिश्यू प्लांट, टिश्यू कल्चर, उसके जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शन, ये सब काम आप कर लें। इसके आगे जाके आप देखें नेक्स्ट हम कहां जाएंगे, एल्कलॉइड्स पर सबसे पहले जाएंगे। एल्कलॉइड की जनरल स्टडी, जनरल एल्कलॉइड के टेस्ट, फिर आता है एल्कलॉइड का क्लासिफिकेशन की टेबल, वो पूरी कर लो आप, उसमें कोई नहीं, उसमें क्योंकि टेबल करने में आपको क्या मिलेगा, फैमिली मिल जाएगी उसकी और एक्टिव कांस्टेंट मिल जाएगा और यूज मिल जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही ग्लाइकोसाइड का जनरल पूरा पढ़े और वो कर लें आप, ऐसे ही टर्पिनोइड्स का भी, रेजिन्स का भी, कार्बोहाइड्रेट का, सबका पढ़ लें आप, लिपिड का जनरल टेबल सबकी पढ़ लें। अब आप बोलोगे सर डिटेल किसका जाएं, तो देखो कोग्नोसी में डिटेल, जैसे एल्कलॉइड है तो एल्कलॉइड में जो आपको प्रोटोटाइप या जो कॉमन ड्रग्स हैं उनके लिए आप कर सकते हैं। जैसे आपको पता है आपका धतूरा है, एट्रोपा बेलाडोना है, कई बार क्वेश्चंस आया, ग्लाइकोसाइड में डिजिटेलिस हो गया, सेना हो गया, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कर लीजिए। क्लोव है, टर्पिनोइड्स में क्लोव है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे जो बिल्कुल कॉमन टॉप प्लांट्स हैं उनको मैं आगे बनाऊंगा कोग्नोसी का इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसको मैं शेयर करूंगा, तो आप उसको जरूर अटेंड करें, तो ये हो जाएगा आपका कोग्नोसी के लिए। फिर आते हैं हम ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस आउट क्वेश्चन है, आना ही है क्वेश्चन आपको। ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या है, बेसिकली ये गाइडलाइन है। गाइडलाइन में पहली चीज आपको क्या करना है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी एक्ट दिए हैं सबके एक्ट और उनकी ईयर याद करना, पहला टास्क ये है। दूसरा टास्क हम जाएंगे फार्मेसी एक्ट को अच्छे से पढ़ना, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, कि उसमें एक्स ऑफिको मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, ये करना। इसके ऐसे स्टेट फार्मेसी का भी करना मैं पूरा। इसके बाद जब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पर पहुंचते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें ये एरिया दिए हुए हैं कि पेरेंट्रल के लिए ये होता है और सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए रहता है, पूरे शेड्यूल जो होते हैं उन शेड्यूल का स्पेसिफिकेशन याद करना। और फॉर्म नंबर भी आप याद कर सकते हो, जैसे किसके लिए, जो शेड्यूल एक्ट ड्रग वाली होती हैं उनको फॉर्म नंबर याद कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप जरूर कर लेंगे। और नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंट एक्ट, बाकी सब एक्ट का आप जो इंट्रोडक्शन होता है उनको कर सकते हैं। तो ये लगभग इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में जो मेन पार्ट होता है विटामिन अच्छे से करें। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और डीएनए का रेप्लिकेशन और जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो सब चीजें पढ़ना आपको अच्छे से प्रॉपरली।
बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो रहेगा बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में दोनों में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो है पूरा रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये पूरा पार्ट पढ़ना है आपको। साथ में इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होते हैं, ये सब चीजें आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी कवर करके ही जाना है, क्योंकि ये यूज हो रहा है करंट में। वैक्सीन्स को प्रॉपरली पढ़ लेंगे, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, ये पूरा पढ़ना है हमारे लिए, तो ये लगभग इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके बाद जो छोटे सब्जेक्ट है जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, अब कॉस्मेटिक्स से मान लो क्वेश्चन आता है मैनीक्योर, तो बनना चाहिए नेल प्रिपरेशन होता है, मतलब ऐसा है कि हमको एक बार उनकी हेडिंग्स भी पूरी करके जाना है। हॉस्पिटल फार्मेसी, अब मान लो वहां से पूछ लेंगे कि कंटेंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मलरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मलरी में क्या कंटेंट होता है। तो ये चीजें जो बेसिक्स हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी का भी बेसिक्स, इन पेशेंट है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं, ये क्या होते हैं। इसके अलावा डिस्पेंसिंग फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी में जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं पूरे, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन, ये सब आपका सिग्नेचरा, ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके जो टर्म्स होते हैं बीडी, क्यूडी, एचएस, एसी, तो ये सब आना चाहिए, एंटी सेबॉस वगैरह, ये सब कुछ करना है हमारे लिए। तो ये डिस्पेंसिंग को भी आप इग्नोर ना करें, उसको भी करके जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने एक जनरल बनाया हुआ है आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स कई बार चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नथिंग इज इंपॉर्टेंट और नथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सब है और सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पर कि क्या आ सकता है। तो इसलिए ये एक मैंने आपको मैप बनाया कि इस मैप के अकॉर्डिंग आप चलोगे, और अगर आपने पहले से अच्छी स्टडी की हुई है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जीपेट में करना कुछ नहीं है, आपको ऑप्शंस ही कैंसिल करने हैं। सबसे मेन नेगेटिव को कंट्रोल करें, ज्यादा क्वेश्चंस ना करें, और 3 ऑप्शंस को कैंसिल करके हमको आंसर निकालने हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना सारा सिलेबस होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको परफेक्टली याद हो। तो इसलिए क्या करें, आप अपने आप पर विश्वास रखें पूरा और अच्छे से स्टडी करते रहें। ओके।